Assalamualaikum everyone. I am audible to every one of you. Uh, जैसे वादा किया गया था कि एट 10 PM मैं लाइव आ जाऊंगा फेसबुक के अपने इस पेज पे और हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे रिगार्डिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को कैसे सेलेक्ट करना चाहिए और उसको कैसे हम डील कर सकते हैं। पहले थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दोबारा से करा देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद वलीद बिन साद है एंड आई एम एन ऑफिसर ऑफ 47th कॉमन। मैं 2018 में मेरा जो है एलोकेशन हुई है CSS में और मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स थे इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल लॉ, हिस्ट्री ऑफ USA, एनवायरमेंटल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो IR जो है उससे रिलेटेड थोड़ी डिस्कशन हम कर लेते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो किस तरह का सब्जेक्ट है और उसको ऑप्ट करना चाहिए हमें या नहीं करना चाहिए। काफ़ी सारी इस बारे में जो है ना आजकल स्टूडेंट्स काफ़ी घबराए हुए हैं कि IR का रिज़ल्ट बहुत बुरा आया है तो हमें इसकी तरफ शायद नहीं जाना चाहिए। तो पहली तो बात यह है कि सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हुए बहुत ज़्यादा कॉशियस हमें रहना चाहिए। ये सारे जो भी जहाँ पे भी हम जाएंगे एकेडमी में किसी जगह पे भी, तो हमें हर जगह पे यही बात सुनने को मिलती है कि सब्जेक्ट्स बड़े कॉशियसली आप देख के सेलेक्ट करें और फिर वो वही सब्जेक्ट रखवा दिए जाते हैं जो कि उन्हें जो उनके पास अवेलेबल होता है बंदा उसी लिहाज से। तो आप लोगों ने थोड़ा सा मैं ये बताऊं कि सब्जेक्ट सिलेक्शन इज़ द की टू दिस एग्ज़ाम। आपकी एलोकेशन जो है वो किस जगह पे होनी है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपने सब्जेक्ट कैसे सिलेक्ट किया है। अब सब्जेक्ट सिलेक्शन में आप लोगों से मशवरे ले लें जितने मर्ज़ी, लेकिन आपने गलत चॉइस अगर कर ली और अपना जो है इंटरेस्ट ना देखा उस सब्जेक्ट में, तो इट विल बी वेरी हार्ड फॉर यू टू गेट मार्क्स इन दिस एग्ज़ाम। मैं आपको अपनी एक वो बता देता हूँ। पंजाबी के बारे में जब हम लोग तैयारी कर रहे थे तो पंजाबी इट वाज अ हॉट फेवरेट। हर बंदा यही कहता था कि भाई पंजाबी एवरग्रीन है, उसको तो रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने अपने उस्ताद से जिनके साथ मैं तैयारी कर रहा था उनसे मैंने बात की, उनसे मैंने पूछा कि सर मुझे रखना ना चाहिए ये सब्जेक्ट। तो ही टोल्ड मी कि भाई देखो, आप अपने बाकी सब्जेक्ट्स बताओ कौन कौन से हैं और इस्लामियात किस में कर रहे हो, इंग्लिश में या उर्दू में। तो जब मैंने उनसे अपने सब्जेक्ट्स डिस्कस किए और जब उनको ये पता लगा कि मैं इस्लामियात इंग्लिश में ही जो है मैंने अटैम्प्ट करना है पेपर के अंदर, ऊपर से वो मुझे जानते भी थे क्योंकि मैंने इंग्लिश जो है प्रेसियन जो कंपोजिशन का पेपर है और ऐसे का पेपर उनके पास ही मैं कर रहा था। तो ही गाइडेड मी कि भाई आपके लिए बेहतर यही है कि आप पंजाबी ना रखें, क्योंकि उन्होंने मेरे से पूछा कि भाई इंटरेस्ट है आपको लैंग्वेजेस में या पंजाबी आप बोल लेते हैं। तो मैं चूँकि पंजाबी इस तरह मुझे नहीं आती बोलनी और मुझे उर्दू लिखने में भी प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से उन्होंने मुझे यही कहा कि भाई देखो बेहतर यही है कि आप उसमें जो मेहनत करोगे ना, आपके बाकी सब्जेक्ट चूँकि इंग्लिश में हैं, तो इट इज़ बेटर कि आप कोई इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट ऑप्ट करो जहाँ पे एनालिसिस, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ जो है वो अगर इस साइड पे आपको लग रही है जहाँ पे आप एनालिटिकल पेपर आपका हो या थ्योरेटिकल पेपर हो, तो उसी हिसाब से आप बाकी सब्जेक्ट्स देख लें। जो इंग्लिश में अटैम्प्ट करने हैं तो आप वही ऑप्ट कर लें। एंड इट वाज मेरे ख्याल में बहुत अच्छा उन्होंने मशवरा दिया मुझे, ठीक है, क्योंकि मुझे यही फील होता था कि पंजाबी जो है शायद मुझे मार्क्स ना दे सके। अब ये मेरी अपनी चॉइस थी और मुझे उसकी वजह से काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो किसी की बातों पे ना जाइएगा, ख़ुद से एक्सप्लोर करें। एक्सप्लोर करने का मैं तरीका आप लोगों को आज बता देता हूँ, काइंडली ज़रूर कीजिएगा इसे। और हमने ये 2 वीक्स रखे भी इसी वजह से हैं कि जिस तरह अगले जो ट्यूसडे अभी आएगा उसमें फिर दोबारा मैं लाइव आ जाऊँगा। तो जो आप लोगों की क्यूरीज हुई कि हमने उसको देखा है तरीके को, उस पर कोशिश की है करने की और हमें नहीं समझ आई फिर भी, या ये हो सकता है कि आपको कोई सब्जेक्ट जो है ना वो ठीक लग रहा हो अपने लिए, तो एक दफ़ा डिस्कस कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जो जो आप लोगों के सवालात हैं वो लिखते जाएं, ताकि हम जो है ना कोशिश करेंगे कि जितना थोड़ा बहुत हमें पता है उस लिहाज से आपको गाइडलाइन मिल जाए। तो पहली तो बात यह है कि क्या करना होता है सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए। सबसे पहली चीज़ है इंटरेस्ट, कि आपका इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में है या नहीं है। अब देखिए इंटरेस्ट कैसे पता लगेगा, वो इंटरेस्ट तो पता तभी लगेगा या तो आपने आपकी डिग्री उसमें थी,
या अगर आपने उस डिग्री उसमें नहीं थी, अब जिस तरह मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, तो मेरे लिए ये तमाम सब्जेक्ट्स जो थे जो मैंने रखे हैं, ये मेरे लिए सारे न्यू थे। बट मैंने कंपलसरी के लिहाज से फिर अपने आप को देखा कि कंपलसरी में जो मैंने चीज़ें पढ़ी हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले भी कि कंपलसरी जो होते हैं ना, ये मेक एंड ब्रेक सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पे बहुत ओपन डोमेन है इनकी, इसमें आप बहुत कुछ पढ़ रहे होते हैं, आप थोड़ा सा फ़िलासफ़ी भी पढ़ रहे होते हैं, उसमें आप थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस को भी देख रहे होते हैं, डेमोक्रेसी की डिबेट्स, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट क्या हैं, स्टेट के फंक्शंस क्या हैं। उसके अलावा फिर आप करंट अफेयर्स के ऊपर भी फोकस कर रहे होते हैं, इंटरनेशनल पेज ऑफ डॉन मैं कहता हूँ पढ़ें, ठीक है। तो इन चीज़ों को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट है, मैंने जिस तरह चीज़ों को एनालाइज़ किया जब, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार मुझे यूएस, हिस्ट्री ऑफ यूएस से रखने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि आज का पूरा जो पावर इस वक्त हेजमन जो है सिस्टम का, वो यूएस है। जितना जो हेजमन होता है ना, उसी की तरफ से सारी डिबेट्स आ रही होती हैं मेजर, उसी की तरफ से सारा जो नॉलेज की फ़्लो है ना, वो उसकी साइड से आ रहा होता है। यूएन बना, आपके जितने रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बने हैं, वो इंटरनेशनल सिस्टम में काम कर रहे हैं। उसके अलावा बाकी जो सारा कुछ जो अभी दुनिया में चल रहा है, वो बेसिकली यूएस का बैक्ड है, यूएस ने उसकी बेस रखी हुई है। सारे जितने भी बाकी कंट्रीज़ होते हैं, वो ख़ास तौर पे हमारे जैसे कंट्रीज़ जो छोटे ममालिक हैं, वो यूएस की एग्जांपल्स को फॉलो करते हैं। इवन के डीएचए आप लोगों का जो है, दैट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन एग्जाम्पल फ्रॉम यूएस। रियल एस्टेट का जो बबल था 2008 का, आप उस दौर में देखें कि मुशर्रफ के उसी दौर में हमें डीएचए नज़र आता है। तो ये बाहर की एग्जांपल्स हम फॉलो करते हैं जब भी हम इस तरह की कोई चीज़ बना रहे होते हैं। इस तरह आप लोग हिस्ट्री में जब पढ़ेंगे तो ज़ियाउल हक का आपने दौर पढ़ा, उस दौर में इस्लाम का जो इस्लामाइजेशन का जो पीरियड है हमारे मुल्क के अंदर, इट वाज नॉट न्यू, ठीक है ना। बाहर से जो बाहर की हवाएं थी वो इस तरफ आ रही थी। आयशा जलाल ने अपनी किताब में यही बात लिखी है कि जो बाहर के फ्लो होता है, बाहर के जो आइडियाज़ होते हैं, दे कम क्रैशिंग टूवर्ड्स अ स्टेट लाइक अस। हम लोग आज़ाद भी इसी वजह से हुए हैं। उस वक्त का जो नेशनलिज्म जागा हुआ था यूरोपियन स्टेट्स के अंदर, वेस्टर्न स्टेट्स के अंदर, वो फ्लो हुआ, वो आइडियाज़ फ्लो हुए और हमारी बॉर्डर तक आ गए, और उसी वजह से फिर सेल्फ डिटर्मिनेशन पे हम आज़ाद हुए। तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ इन तमाम चीज़ों से, जब मैंने कंपलसरी में पढ़ लिए थे, कि मुझे सूट करता है कि मैं हिस्ट्री ऑफ यूएस से रख लूँ, और उनके सिस्टम पढ़ने से मुझे फ़ायदा भी फिर बहुत हुआ, और फिर मैंने इंटरेस्ट से उसको पढ़ा भी सही। तो आपके ऊपर ख़ुद डिपेंड करता है, कोई आपको सब्जेक्ट रखवा दे, कोई कह दे कि यार ये सब्जेक्ट रख लो बहुत अच्छा है, मार्क्स दे जाएगा, इस तरह नहीं होगा। आपको ख़ुद से अपने आप को जज करना है अपनी स्टडी के ऊपर, और वो बेस कहाँ से बनती है, वो बनती है कंपलसरी सब्जेक्ट से। तो जिन्होंने अभी तक कंपलसरी अपने सही तरह नहीं पढ़े, वो एक दफ़ा उनको दोबारा से देखें। आप लोग देखें कि आपका पाकिस्तान अफेयर्स की साइट पे जो हिस्ट्री आपने पढ़ी है उसमें इंटरेस्ट है, तो आप इंडो पाक हिस्ट्री की तरफ जा सकते हैं। लेकिन उसको फिर पढ़िएगा सही तरह, अच्छी बुक्स पढ़िएगा। बुक्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। एफपीएससी ने अपने सिलेबस का जो वो बनाया हुआ है, उन्होंने उसके नीचे जो आउटलाइन होती है उसके नीचे उन्होंने रिकमेंडेड बुक्स दी हुई हैं, उसी के अंदर से पेपर बनता है। तो काइंडली उन चीज़ों को देख लें, किसी दूसरे के ऊपर ना रिलाई करें। सेल्फ रिलायंस होनी चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए। आप किसी के ऊपर डिटर्मिन नहीं कर सकते, किसी के ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते अपनी तैयारी के लिए। आपने ही पेपर में बैठे होना है और आपका ही फ्यूचर एट स्टेक है। तो डोंट गो फॉर कि भाई मुझे किसी ने कह दिया और फिर मैंने ये सब्जेक्ट ऑप्ट कर लिया, बाद में फिर आपको वो सब्जेक्ट तंग करता है। बाद में यही होता है, जिस तरह मैंने ट्रेंड के हिसाब से एक सब्जेक्ट रखा था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और मेरा वो पढ़ने का बाद में दिल नहीं कर रहा था, लेकिन फिर मैंने उसको, चूंकि वो यूएस हिस्ट्री से ही लिंक्ड हो गया था, मैंने एक किताब अच्छी मुझे मिल गई, उसने मुझे उसको लिंक करवा दिया उसके साथ, उसकी वजह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी फिर मेरे लिए आसान होगी, क्योंकि ये जो आइडियाज़ हैं न्यू पब्लिक मैनेजमेंट और ये जितने भी ल्यूथर गेलेक और उसके अंदर जो लोग आए हुए वो भी यूएस के अंदर, फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट जो है एफडीआर, उसके दौर में ये लोग आए थे। तो उस वजह से मुझे आ गया, ये मुझे उस पर बेस बन गई। फिर मैंने ये सब्जेक्ट का जो वो है, ये सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू क्यों हुए इस तरह, ये वुड्रो विल्सन ने अपने एक आर्टिकल लिखा था उसकी बेसिस पे हुआ, वो भी अमेरिकन प्रेसिडेंट है। तो ये करके मैंने अपने सब्जेक्ट्स की एक बेस जो है ना वो बनाई हुई थी, जिसकी वजह से मुझे सब्जेक्ट्स पढ़ने में फिर आसानी हुई। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, एक सब्जेक्ट मैंने ट्रेंड के हिसाब से खुद ही रख लिया था, तो मुझे उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी पढ़ने में, मुझे अपने आप को मार मार के पढ़ाना पड़ा उसे। बाकी सब्जेक्ट मेरे इंटरेस्ट के थे, उसमें मुझे ईजी लगता था यूएस हिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ना।
तो ये अब आप लोग डिटर्मिन कर लें, इंटरेस्ट के बगैर कोई सब्जेक्ट ना रखिएगा। आप इंटरेस्ट बनाएंगे किस तरह? अपनी सिलेबस की आउटलाइन निकालिए, पर्टिकुलर सब्जेक्ट की आउटलाइन आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा उस सब्जेक्ट के जो पास पेपर्स हैं वो सामने रखें, उनको एक दफ़ा देखें, ठीक है। इन दोनों चीज़ों के अलावा एक दो बुक्स किसी से पूछ लें, कोई मेंटोर है आपके सामने, कोई एकेडमी है, कोई बंदा आपका जानने वाला है जिसने CSS किया हुआ है, उनसे आप गाइडलाइन ले लें कि हमें बुक्स बता दें कि इस सब्जेक्ट के लिए बुक्स कौन सी में अच्छी हैं, जो पढ़ी जा सकती हैं और पढ़नी चाहिए। वो आप बुक्स उठाएं, उनके 2-3 चैप्टर्स रीड करें। अगर आपको लग रहा है कि यार हाँ ये सब्जेक्ट मुझे ठीक लगता है, उसकी आउटलाइन आपने देख ली, पेपर्स देख लिए, यार ये मैं कर सकता हूँ, और आपका इंटरेस्ट जो है वो इसी तरह आपको पता लगेगा। कंपलसरी और साथ में ये जो एक्सरसाइज है कंपलसरी में, मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे होते हैं। करंट अफेयर्स हो सकता है कुछ लोगों का होता है, उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर। जिनका इंटरेस्ट है ना वो, उनके लिए तो IR बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। लेकिन IR के लिए फिर, क्योंकि ये इस जगह पे ऑप्शनल्स में आके ये सब्जेक्ट्स हैं, दीज आर नॉट पेपर्स जिस तरह कंपलसरी में होते हैं, तो सब्जेक्ट के अपने जार्गन्स होंगे, उसकी अपनी एक जो है ग्लॉसरी है, वो आपको पता होनी चाहिए फिर प्रॉपर। तो उसके लिए आपने कोई रेफरेंस बुक नहीं उठानी, उसके लिए आपने उठानी है टेक्स्ट बुक, जो आपको टेक्स्ट नॉलेज दे, थ्योरेटिकल बेस बनाए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। तो पहला जो काम आपने करना है वो अपना ढूंढना है इंटरेस्ट। काफ़ी सारे लोग हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में काउंसलिंग की वो नहीं है, इतनी रिवाज नहीं है, तो हमें समझ नहीं आता कि हमारा इंटरेस्ट है क्या। वो काइंडली कोशिश करें खुद ढूंढ लें, वरना हमसे डिस्कस कर लें, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए बना हुआ है, यहाँ पे आप लोग अपनी क्यूरीज लिख दें। मार्क्स वाइज अब देख लेते हैं। पहली चीज़ मैंने बताई इंटरेस्ट। सेकंड जो होता है वो होता है ट्रेंड। ट्रेंड भी इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड के अलावा जो है वो, अगर आप बिल्कुल ही ट्रेंड के आउट जब जाते हैं तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम होगी। फॉर एग्जांपल टाउन प्लानिंग लोगों ने रखा था, ठीक है। उस वक्त उसका ट्रेंड नहीं बना हुआ था, नया सब्जेक्ट था, लोगों ने धड़ाधड़ रख लिया उसे। फिर बाद में जब रिज़ल्ट आया तो वो बिल्कुल पिट गया सब्जेक्ट, उसमें बिल्कुल नंबर नहीं आए। उन्होंने जो है ना, FPSC ने छुरी रखी होती है, किसी न किसी सब्जेक्ट पे फिरती है, तो उस पर फिरी, और वो बेचारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं, बड़े अच्छे अच्छे कॉम्पिटेंट स्टूडेंट जिनको मैं जानता हूँ, वो बेचारे नहीं क्वालिफाई कर पाए। और फिर ये फियर बैठ जाता है, और फिर बाकियों को वो यही कहते रहे कि भाई ये ना रखो। तो ट्रेंड इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन ज़्यादा इंटरेस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। ये मेरी बात आप लोग याद रख लें, ट्रेंड इंपॉर्टेंट ज़रूर होगा, लेकिन ज़्यादा सबसे पहली चीज़ जो है वो आपका इंटरेस्ट है। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट्स को देखें। ट्रेंड फिर कहाँ से पता लगेगा? आप जितनी मार्कशीट्स आ रही हैं 16, 17, 18 की, कोशिश करें कि जिनकी मार्कशीट्स अवेलेबल हैं डिफरेंट पेजेस पे भी, आपको फेसबुक पे मिल जाएंगी, वहाँ से उनकी DMCs, डिटेल मार्कशीट जो है वो लें, डिटेल मार्क सर्टिफिकेट। वहाँ से आप जज करें कि किस सब्जेक्ट में कितने नंबर बने, ठीक है। तो ट्रेंड आपको हेल्प ज़रूर कर सकता है, बट इट डज़ नॉट डिटर्मिन कि आपके मार्क्स कितने बनेंगे। जो ये डिटर्मिन करने वाली चीज़ है ना, ये है आपकी मेहनत उस सब्जेक्ट पे। अब आप देखें, ऑटोमेटिकली आप उस सब्जेक्ट पे ज़्यादा मेहनत करेंगे जिसमें आपको इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। उसमें डेवलप करने का तरीका अच्छी बुक्स पढ़ना है। मैंने आपको वो तरीका बताया है कि अच्छी बुक्स को कोशिश करें, थोड़ा रीड कर लें। थोड़ा टाइम आपको लगेगा, 1 वीक पूरा अपने आप को दें आराम से। आप साथ साथ अपने डॉन को पढ़ते रहें। सब्जेक्ट कोई एक आधा जो आप पढ़ रहे हैं उसके अगर आप 2 घंटे पहले दे रहे थे, तो उस सब्जेक्ट को आप घंटा या हाफ आवर पे ले जाएं, और बाकी का घंटा या जो 1.5 घंटा है वो उस बुक को थोड़ा रीड करना शुरू करें, उसके जो लैंग्वेज है उसको पढ़ना शुरू करें। उसके बाद जाके थोड़ा डिसाइड करें कि आपने उस सब्जेक्ट को रखना है या नहीं रखना। तो इंटरेस्ट जो है, इट इज़ द की, ठीक है ना। हमारे पास जब मैं IR के लिए, जब मैंने IR को रखा था, तो 2017 का रिज़ल्ट आया हुआ था और बहुत बुरी तरह पिटा था IR। मुझे सब ने ये समझाया कि भाई तुम जा रहे हो CSS का एग्ज़ाम देने, IR को ना रखो। IR के लिए मुझे बहुत लोगों ने डिस्करेज किया, लेकिन उस वक्त मैं, चूँकि उसको महीना एक मैंने पढ़ा हुआ था और मेरी थ्योरेटिकल बेस जो है ना मैंने अपनी अच्छी बना ली थी, तो मुझे उसमें इंटरेस्ट फील हुआ। मैंने बाकियों की बात नहीं मानी, और शुक्र है, इट वॉज़ अ गुड डिसीजन। एंड मेरे 141 मार्क्स आ गए फिर। तो एक है उस सब्जेक्ट की स्पेसिफिक तैयारी, ठीक है ना।
वो आपको अकेडमीज़ में भी शायद अच्छी मिल जाए, कोई टीचर भी आपको शायद अच्छा मिल जाए जो आपको अच्छा पढ़ा दे उसे। लेकिन जो CSS का पेपर है ना, उसके स्पेसिफिक जो तैयारी है वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग पढ़ बहुत अच्छा लेते हैं कुछ स्टूडेंट्स, लेकिन उनसे वहाँ पे अटैम्प्ट नहीं किया जाता, क्योंकि उन्होंने अटैम्प्ट करके एवेल्युएट नहीं करवाया होता किसी बंदे से जो CSS के सिस्टम को जानता हो, जिसको पता हो कि FPSC किन बेसिस के ऊपर अपनी चेकिंग को रखती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिस्टम को समझने की कोशिश करें। सिस्टम को समझेंगे नहीं तो बहुत मुश्किल होगी आपके लिए ये क्लियर करना, क्योंकि ये एग्ज़ाम आपको पेपर देख के अंदाज़ा हो जाएगा कि ये एग्ज़ाम इतना मुश्किल है नहीं। लेकिन क्यों लोग फिर रह जाते हैं? बिकॉज जो बेस है कंपलसरी से निकल के फिर ऑप्शनल की जो अपनी एक सब्जेक्ट की बेस है, उसको लोग समझते नहीं हैं। मेरे साथ जो लोग थे 2018 में, US हिस्ट्री उस दौर में पिट गया, 6700 के करीब स्टूडेंट्स थे, 6000 स्टूडेंट उसमें फ़ेल हो गए। अब लोग बहुत ज़्यादा डिस्करेज हो गए थे फिर US से। तो बात यह है कि उस दौर में मुझे याद है ना, मेरे साथ जो पढ़ रहे थे ये 30 आर सब्जेक्ट कहते थे इसे, कि जी बस ऐसे ही नोट्स पढ़ लिए, किप्स के नोट्स उठा के हमने रीड कर लिए, हमारे नंबर आ जाएंगे। नहीं हुआ इस तरह। अब जो FPSC का पैटर्न है इट हैज़ चेंज्ड, ठीक है ना। वो चाहते हैं कि आपके पास एनालिटिकल स्किल्स भी हों और उस सब्जेक्ट की बेस भी आपको पता हो, फिर उसके अलावा आपको लिखना भी आता हो पेपर के ऊपर। अगर आप पेपर के ऊपर प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते अपने आप को, अगर प्रेजेंटेशन आपकी इतनी अच्छी नहीं होगी, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे अब। तो किसी भी ऑप्शनल में ये ना समझिएगा कि आपने अगर पंजाबी रख लिया है तो उसमें तो भाई शुरू ही वो 60 से करता है कि रखने के ही 60 नंबर दे देता है, लोग ये कह देते हैं इसके बारे में। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आप लोगों से पूछें, कुछ TMCs आपको मिलेंगी जो कि पंजाबी में भी इवन के जिन लोगों के 40-50 मार्क्स आए हुए हैं। हालांकि अगर वो सब्जेक्ट पोटेंशियल रखता है 80 नंबरों का, तो उसमें क्यों नहीं आया आपके? क्योंकि आपने उस सब्जेक्ट को उस तरह पढ़ा नहीं और आपने पेपर अटैम्प्ट वैसे नहीं किया। तो इसके लिहाज से फिर तीसरी जो बात है मेजर देखने वाली एक सब्जेक्ट को रखने में, मेरे से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर अगर हम साइंस सब्जेक्ट को रख लें, कंप्यूटर साइंस अगर मैं सब्जेक्ट ऑप्ट कर लूँ, या मैं अगर उस साइड से इकोनॉमिक्स को ऑप्ट कर लूँ, बिल्कुल आप अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर रखें। लेकिन सिर्फ एक चीज़ देख लें कि आपके पास कोई गाइडलाइन अवेलेबल हो। क्योंकि देखें, अगर CSS, क्योंकि थोड़ा सा मैंने इसमें रिसर्च भी की थी जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था, तो मुझे चूंकि इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था IR में, आई वेंट टू इस्लामाबाद। वहाँ पे मैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर से मिला। वो मुझे सिलेबस देखते थे, वो कहते थे यार ये पोर्शन हम पढ़ा सकते हैं तुम्हें, ये वाले पोर्शन हमें नहीं पता, ये आपको फलां बंदा जो है ना वो करवाएगा। तो सिलेबस ये बहुत ज़्यादा है। इसमें डिग्री जो है ना, वो पूरी 4 साल की जो डिग्री है उनकी, उसमें भी ये पूरी चीज़ें वो नहीं पढ़ाते जो IR का पूरा सिलेबस है। तो अगर आपने सिलेबस पढ़ना शुरू किया, फिर आपको 4 से 5 साल ही लगेंगे। आपने तैयारी करनी है, क्योंकि आपने इसको ख़त्म करना है विद इन 2 मंथ्स मैक्सिमम, ठीक है ना। 200 मार्क्स का सब्जेक्ट है, 2 से 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपने इसको ख़त्म करना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पेपर स्पेसिफिक कोई गाइडलाइन आपके लिए अवेलेबल हो जो आपका रास्ता जो है वो आसान करे। तो ये चीज़ें अगर आप तीनों देख लें, इंटरेस्ट, उसका आपने ट्रेंड देख लिया, और तीसरा आपके पास कोई मेंटोर हो, कोई गाइड हो जो आपको उस सब्जेक्ट की राह जो है वो आसान कर दे आपके लिए, तो दैट इज़ द थिंग। ये 3 चीज़ें देख के हम सेलेक्ट कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट को। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप इन चीज़ों को लाइट ना लें, ठीक है। ये बातें ऐसे लग रही होंगी कि सर को पता नहीं ऐसी बोली जा रहे हैं। ये जब आप इस फेज़ से पूरा गुजरेंगे और आपको बाद में जब आप बैठे होंगे, जब आप पेपर दे चुके होंगे, उसके बाद जब आप रियलाइज़ करेंगे बैठ के, तो आपको शायद ये बात समझ आ जाए कि मैं सही कह रहा था इस वक्त, कि ऑप्शनल की सिलेक्शन ऐसे नहीं कर लेनी हवाओं में, ठीक है ना। किसी के कहने पे नहीं रखना सब्जेक्ट। आप अपना एप्टीट्यूड देखें, अपनी स्ट्रेंथ देखें कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके हिसाब से सब्जेक्ट को ऑप्ट करें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा सब्जेक्ट को रखना। अब IR के ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं कि IR के सब्जेक्ट में किस तरह उसको अगर हमने उठाना है तो कैसे लेके चलना चाहिए हमें। इंटरनेशनल रिलेशंस में 2 पेपर्स हैं, IR1 एंड IR2, ठीक है। IR1 का जो पेपर है वो सारा थियोरेटिकल, उसमें सारी बातें हैं। नेशन स्टेट सिस्टम से वो शुरू होता है, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन ऑफ IR, ठीक है। उसके बाद फिर वो जो आगे डिवीज़न है वो उसने की हुई है, 7 to 8 बुलेट्स हैं उसके। अब आपने करना ये है कि कोई एक अच्छी बुक उठा लें, जिस तरह ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो है ना,
इट इज़ द बाइबल ऑफ आईआर। मैं तो उसको मानता हूँ बाइबल, क्योंकि वो थ्योरेटिकल बेस आपकी बहुत अच्छी बना देती है। थोड़ी मुश्किल है पढ़ने में, थोड़ी थिक है पढ़ने में, लेकिन इट इज़ वर्थ इट। जो उस पर मेहनत है ना वो आपके काम आती है। एक दफ़ा थ्योरी आपको अंडरस्टैंड हो जाए ना, एप्लीकेशन इज़ वेरी इजी। अप्लाई करना थ्योरी का जो है ना, इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल। जो भी करंट डेवलपमेंट हो रही है आपको खुद उसमें वो जो चीज़ें वो बता रहे हैं थ्योरी के अंदर, वो खुद ब खुद ही नज़र आने शुरू हो जाएंगी अगर आपने थ्योरेटिकल बेस अपनी सही बनाई हुई है। रियल इज़म है ना, जितने भी इज़म्स और ये जो आइडियोलॉजीज होती है ना, थ्योरी होती है, इसका कोई स्पेसिफिक एक जो है ना लिमिट होती है, उसके अंदर ही वो बात कर रही होती है। आपने उन लिमिट्स को समझना है कि जो ओवरऑल आईआर के अंदर थ्योरीज हैं, 6 थ्योरीज हैं अगर हमें देखा जाए सब्जेक्ट के अंदर, तो वो हमें जो व्यूज़ दे रही हैं, वर्ल्ड के व्यूज़ दे रही हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, वो जो है उनकी बेस क्या है, बेसिक्स जो है ना आपने हर थ्योरी के निकाल लेने हैं कि ये एक थ्योरी बात किस पे कर रही है, दूसरी थ्योरी उसके बिल्कुल डिफरेंट बात कर रही होगी। और थ्योरी को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि उसकी टाइम एंड स्पेस को समझें कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जो हो रही थी ना, उसी के हिसाब से वो थ्योरी आई हुई है। तो आप ये देखें कि जिस वक्त वो थ्योरी आई है इंटरनेशनल रिलेशंस के सब्जेक्ट के अंदर, उस वक्त करंट डेवलपमेंट्स क्या थी, उस वक्त का जो थेरिस्ट बैठा हुआ है, जो उस वक्त का स्कॉलर बैठा हुआ है, वो अपने इर्द गिर्द क्या देख रहा है। आपने बस ये ऑब्जर्व करना है कि 20th सेंचुरी में जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही थी वो किस किस्म की थी, उनके पीछे क्या बातें थी, जिसके ऊपर उस जो थ्योरी का जो बानी है उसने ये थ्योरी क्यों दे दी उस वक्त। अगर आप ये नहीं समझेंगे तो आपके लिए मसला हो जाएगा, क्योंकि इस थ्योरी के अंदर विद इन द थ्योरी कुछ और पोर्शंस हैं जो कि बुक में एक साथ ही वो लिख देता है, हालांकि उसकी बात जो है बेसिकली वो हिस्ट्री के हिसाब से आई हुई हैं कि इंटर वॉर पीरियड के अंदर कौन सी थ्योरीज आई, इंटर वॉर पीरियड के बाद कौन सी थ्योरीज आई, और उसके बाद की जो डेवलपमेंट्स हैं कोल्ड वॉर के अंदर, उसके अंदर कौन कौन सी थ्योरीज आ रही हैं। तो उनके ऊपर स्पेसिफिक कुछ जो है ना डेवलपमेंट्स थी उनके पीछे, जिसकी वजह से थ्योरी के अंदर अमेंडमेंट्स आना शुरू हुई। पुरानी थ्योरी कभी मरती नहीं है, वो एग्जिस्ट करती है, एक नया फ़लसफ़ा आ जाता है, एक नई डेवलपमेंट की वजह से पुरानी थ्योरी प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाती जो डेवलपमेंट होती है करंट फेज़ में। तो उसके लिए एक जो थ्योरिस्ट बैठा होता है वो को नई उसमें बात जो है वो कर जाता है। तो ये बातें थोड़ी सी अगर आप नोट कर लें, मैं इसमें 2 वीक्स का कहता हूँ। 2 वीक्स अगर आपने थियोरेटिकल फ्रेमवर्क अपना बना लिया, और इसको लोग आईआर को पढ़ने जब शुरू करते हैं ना, तो मैक्सिमम लोगों का मैंने देखा है वो ये होता है कि थ्योरी जो है ना वो किसी तरह हम उससे निकल के कुछ और कर लें। इंटरनेशनल रिलेशंस वो सब्जेक्ट है जो कि बना ही थ्योरी के ऊपर हुआ है, ठीक है ना। अगर आपने थ्योरी ना की ना तो आपको इस सब्जेक्ट की समझ आनी ही नहीं है। तो ये बात तो सहन से निकाल दें कि हमने थ्योरी नहीं पढ़नी, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत है लेकिन उसका आउटकम आपको बहुत बेहतर मिलने वाला है। थोड़ी सी मेहनत कर लें, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके लिए बड़ी आसानी पैदा हो जाएगी पूरे फेज़ के अंदर। तो इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर आप ओवरऑल देखें तो 2 चीज़ें जो है ना मेजर, जो 2 बातें हैं ना सब फील्ड्स विद इन इंटरनेशनल रिलेशन 2 ही हैं। एक है इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी, यानी सिक्योरिटी से रिलेटेड सारे इश्यूज़, और एक है इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, यानी ट्रेड से रिलेटेड सारी बातें। अगर आप इन दोनों हेड्स को देख के इस पूरे सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करें ना, तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी कि वो स्पेसिफिक हेड के अंदर स्पेसिफिक चीज़ें वो आपको चाह रहा है कि आप समझ जाएं। तो इन चीज़ों को देखें, और मैंने आपको बुक बताई है ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इसको ज़रूर देखें। और इंटरनेशनल रिलेशंस की बात यह है कि थ्योरेटिकल बात तो आपको वहाँ से समझ आ जाएगी, लेकिन जो बाकी उसके कुछ चीज़ें हैं वो फिर डिफरेंट बुक्स हैं जिनसे आप ले सकते हैं। जिस तरह अगर आपने एप्लीकेशन इसने भी बहुत अच्छी दी हुई है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स तो बेस्ट है ना, लेकिन उसमें रीडिंग करने में थोड़ा लोगों को इशू होता है। लोगों को होता है कि हम थियरी इसमें से पढ़ लें, बाकी चीज़ें इसमें से ना। जिस तरह अगर वो इन्वायरमेंटल पॉलिटिक्स पे बात कर रहा है तो उसके ऊपर भी वो आपको 6 वर्ल्ड व्यूज़ उस चैप्टर के अंदर मिल जाएंगे। जो थ्योरी आपने पढ़ी है उसकी एप्लीकेशन आपको उसमें मिल जाएगी कि वो जो फलां जो थ्योरी है, रियलिज्म है, लिबरलिज्म है, ये इस इशू के ऊपर क्या कहती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको सिंपल अल्फाज में कोई बात मिल जाए, छोटी 1 पेजर कोई चीज़ मिल जाए, तो उसके लिए आप जा सकते हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स, ठीक है। वो किताब है, उसमें 1 पेजर एंड्रयू हेवुड की है गालिबन, उसमें आप जाएंगे तो आपको 1 पेजर हर इशू के ऊपर मिल जाएगी चीज़। जिस तरह
वॉर के ऊपर भी उसका एक पेज है जिसके अंदर उसने डिफरेंट थियरीज़ के पर्सपेक्टिव बताए हुए हैं। लेकिन पहला काम ये करना है कि थियरी को पूरा पढ़ लें, उसके बाद उसको जाके पढ़िएगा ताकि आपको समझ आए, वरना आपको समझ नहीं आएगी। जब तक आप उसकी बेस अपनी नहीं बनाएंगे उस थियरी के ऊपर, तब तक आपकी प्रॉपर बेस जो है आपको समझ नहीं आएगी कि वो थियरी क्या कहना चाह रही है उस चीज़ के ऊपर। तो इंटरनेशनल रिलेशंस पे थ्योरेटिकल जो फ्रेमवर्क है उसके ऊपर थोड़ा काम कर लें। ऑटोमेटिकली जो IR2 का पेपर है हिस्ट्री के अलावा, उसके अंदर जितनी डेवलपमेंट्स हैं वो जब आप कोई बेहतर आर्टिकल्स रीड करना शुरू करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आर्टिकल्स में ना कभी भी वो थ्योरी आपको अप्लाई करके उस तरह नहीं देगा, क्योंकि आर्टिकल राइटर जो होता है ना उसका खुद एक पर्सपेक्टिव बना होता है। या तो वो रियलिस्ट स्कॉलर होगा जो कि उस मैक्सिमम यही हैं जो स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ वाले स्कॉलर्स हैं, वो उस बात को लिख रहे होंगे। लेकिन आपसे, क्योंकि आप एक्सपर्ट तो नहीं है, वो तो उस फील्ड का एक्सपर्ट है, और ना आपसे ये डिमांड है FPSC की कि आप एक्सपर्ट बने। वो ये चाहते हैं कि आप डिफरेंट एंगल्स से उस चीज़ को जज कर सकें। अब विद इन IR आप किस तरह उसको जज कर सकते हैं, कैसे वो डेवलपमेंट आ गई, उसके पीछे क्या वो हैं जो है कौन सी जो कॉजेज़ क्या हैं, वो किस तरह निकलेंगे, वो निकलेंगे अगर आपको थियोरेटिकल फ्रेमवर्क आपका बिल्कुल क्लियर है। ख़ास तौर पे नियो रियलिस्ट और नियो लिबरल स्कॉलर का अगर आपको पता है कि वो क्या बात आपको बताना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से आप पर्टिकुलर जो इवेंट है उसके ऊपर उन थेरीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। खुद आर्टिकल्स आप अच्छे पढ़ें, उसमें से आपको काफ़ी बेस बनेगी आपकी, काफ़ी उस आपको जो यानी कि वो स्पेसिफिक स्कॉलर ने स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के हिसाब से रखा हुआ है, यानी कि वो रियलिस्ट ज़्यादा उसकी टिल्ट होगा टूवर्ड्स रियलिज्म। अगर उसने उसके लिहाज से लिखा हुआ है तो ऑटोमेटिकली दूसरी साइड आप समझ जाएंगे, क्योंकि उसने बीचों बीच ना दूसरी साइड को क्रिटिसाइज थोड़ा बहुत किया होता है कि जी वो जो बात कर रहे हैं ना वो इतनी ठीक नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ दैट इज़ द राइट वे। तो ये पूरे जो IR की थियरी का पोर्शन है और जो उसकी डेवलपमेंट्स हैं, ये सारा जो है ना ये डिबेट्स हैं बेसिकली। अगर आपने इन चीज़ों को समझ लिया तो यकीन करें आपको बहुत मज़ा आएगा। जो भी नई डेवलपमेंट आएगी ऑटोमेटिकली आपका जो माइंड है उस तरह काम करना शुरू कर देगा कि आपको ना एक बेस चूँकि बनी हुई है, आप ऑटोमेटिकली उसको जब आप एनालाइज कर रहे होंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली 6 पर्सपेक्टिव तो वैसे ही आ जाएंगे बैठे बैठे। आप पेज के ऊपर लिखना शुरू करेंगे, एक आउटलाइन बनाएंगे, उसी के अंदर आपको नज़र आ जाएगा कि आपने 6 के 6 पर्सपेक्टिव के ऊपर बात कर दी है। तो इस एक्सरसाइज को करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी ये है कि मैं यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन इंशाल्लाह अनकरीब शुरू भी करवा दूँगा। जो कि मेरे पास लोग आना चाहेंगे उनके लिए वो ऐड अवेलेबल है। अगर आप लोगों को लगता है, जहाँ देखें आप लोगों का फ्यूचर इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपको लगता है कि आप लोगों को फ़ायदा होगा और जहाँ से आप लोगों को फील होता है कि इस प्लेटफॉर्म से हमें बेहतर गाइडलाइन मिल सकती है, वहीं पे जाएं। और जो आपकी मेंटल सेटिस्फेक्शन है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। लेकिन ये बात याद रखें कि एट द एंड ऑफ द डे पेपर में आपने बैठे होना है, तो आपको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड बातें खुद ब खुद ही पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता होंगी, अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ उस सब्जेक्ट को सही तरह, तो इट विल क्रिएट इश्यूज़ फॉर यू इन द पेपर। उस वक्त आपकी कोई हेल्प करने नहीं आएगा, आप खुद ही बैठे होंगे पेपर के अंदर, और फिर जब कोई मुश्किल सवाल आता है तो लोग फिर परेशान हो जाते हैं। क्योंकि IR का जो सब्जेक्ट है इट इज़ क्वाइट डाइवर्स, और ये इसमें सबसे बड़ा इशू जो है 1919 में तो इसका पहला डिपार्टमेंट बना है प्रॉपर अमेरिका के अंदर, तो उसके बाद से ये डेवलप होना शुरू हुआ है और अभी ये बिल्कुल डेवलपिंग फेज़ में है। हर दफ़ा कोई ना कोई नई चीज़ इसमें इंक्लूड हो जाती है, तो लोग परेशान हो जाते हैं कि यार इसके पेपर में क्यों इतनी अजीब चीज़ें आ जाती हैं। तो ये बस थोड़ा डायनामिक सब्जेक्ट है, ये बात याद रखिएगा। पॉलिटिकल साइंस इसके जो अलावा जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी अरसे से डेवलप्ड है, उसमें नई चीज़ें आती भी हैं तो बहुत कम होती हैं और इतनी सिग्निफिकेंस नहीं रख रही होती वो। हमारी जो है दुनिया ये तो बहुत डायनामिक है, हर वक्त चेंज हो रही है। और इंटरनेशनल रिलेशंस का जो सब्जेक्ट है इन इटसेल्फ और जो सब्जेक्ट मैटर है और जिसके लिए ये बनाया गया कि वॉर नहीं होने देनी, वो इतना कॉम्प्लेक्स इन इटसेल्फ है काम के वॉर से स्टेट्स को रोकना, कि उसके ऊपर आप जितनी मर्जी डिबेट्स कर लें वो कम रह जाती हैं, आप वो अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इन चीज़ों को समझ लें। ये सब्जेक्ट बना किस लिए, इसके पीछे क्या फ़िलासफ़ी थी जिसकी बेसिस पे ये सब्जेक्ट बनाया गया। तो अगर आपको ये बेसिस समझ आ गई और आपको ये समझ आ गया कि ख़ुद अपने ऊपर रख के देखें कि स्टेट हमसे ये डिमांड करिए कि मैं चूँकि एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बनने जा रहा हूँ,
मैं एक ऐसे इदारे में हो सकता हूँ जिसने फॉरेन पॉलिसी पे काम करना हो, या जो आप डोमेस्टिक काम भी कर रहे होंगे उसका असरात भी बाहर से आते हैं, और जो लोकल चीज़ है वो भी ग्लोबल लेवल पे इम्पेक्ट कर सकती है। यूएस में छोटी सी चीज़ आती है वो ग्लोबल लेवल पे इम्पेक्ट कर जाती है। इसी तरह ग्लोबलाइजेशन की जो फोर्सेस हैं वो हमारी डोमेस्टिक अफेयर्स में इंटरफेयर करती हैं हमारे ब्यूरोक्रेट्स के पास, जो आप जहाँ इंशाल्लाह आप लोग बैठे होंगे। तो आप लोगों को खुद रियलाइज़ होगा कि ऐसी फोर्सेस हैं कि जिनकी आपके कोई बस की बात नहीं है उनको रिजॉल्व करना, क्योंकि वो स्टेट लेवल पे या रीजनल या इंटरनेशनल लेवल पे होनी है, लेकिन उसका खुमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा वहाँ पे। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा देखें कि सिस्टम को समझेंगे एफपीएससी के और इनके पेपर सेटिंग के, तो आपको ज़रा बेहतर चीज़ें समझ आएंगी। दे डू नॉट नीड एक्सपर्ट्स, ठीक है, उनको जर्नलिस्ट चाहिए जो जनरल बातों को समझ सकें। तो यहाँ मेरे ख्याल में आज बात को एंड करते हैं। आप लोग बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि इस तरह बताने का आपको फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ। जो सवालात हैं वो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख दें। वी विल ट्राई कि हम जितनी हद तक हमसे हो सकती है वी विल ट्राई टू गाइड यू पीपल। तो इंशाल्लाह आप लोगों से अब ट्यूसडे को मुलाकात होगी। आप लोग कोशिश बस करते रहें कि डॉन की रीडिंग ना छोड़ें। सीएसएस में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है डॉन, ठीक है ना। मेरा ये इसलिए पर्सपेक्टिव है क्योंकि मैं, अगर मुझे किसी ने डिफरेंस डाला है मेरे पेपर्स में, तो दैट इज़ द एनालिसिस दैट आई गेन फ्रॉम रीडिंग डॉन। तो डॉन को ज़रूर पढ़ते रहें। आपको ये भी पता लग जाएगा इवन के पेपर में क्या वो पूछने वाला है आपसे, क्योंकि इन्हीं के अंदर से, इन्हीं डेवलपमेंट्स की बेसिस पे पेपर बनाया जाता है। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।